हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में। मैं आप लोगों के बीच आया हुआ हूँ इंडियन पॉलिटी का यह नया वीडियो लेके, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवाई जा रही है। ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप लोग मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। चलिए, आज जो यह वीडियो अब बनाई जा रही है, यह क्विक रिवीजन पर्पस काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी, जो कि आने वाले किसी भी रिसेंटली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये शॉर्ट रिवीजन टाइप वीडियो है, जो कि आपके लिए बहुत ही एक बूस्टर के रूप में काम करेगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, पहला संविधान की अनुसूचियाँ और दूसरा संविधान की विशेषताएँ। आज इन दो टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारतीय संविधान में मूल कितनी अनुसूचियां हैं, इसकी अगर बात की जाएगी तो भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियां की बात होगी तो 8 टोटल अनुसूचियां हैं। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले जाए भारतीय में संविधान में टोटल कितने अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितने अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में हैं। मूलतः 8 अनुसूचियां थी, जिसे संविधान संशोधन के बाद 4 और अनुसूचियाओं को जोड़ी गई और टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो प्रथम अनुसूची जो है यही आपके नए राज्य के गठन और उसके कार्य क्षेत्र का वर्णन करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उससे राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किससे तात्पर्य है, भूमि सुधार अधिनियम से, जमींदारी अधिनियम से। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो की गई थी, इसी के अंतर्गत जो है सबसे पहले 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। और आप सभी भली भांति परिचित होंगे, जो संपत्ति का जो अधिकार पहले था वो एक हमारा मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को हटा के इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे अब आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की जाएगी तो वह 5वीं अनुच्छेद में अनुसूची में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, जिसमें मैनली जो है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को सम्मिलित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसके बारे में आगे हम लोग पूरा व्याख्या के साथ देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित की गई है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार अधिनियम को सम्मिलित किया गया था। चलिए 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था, तथा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो इसे संशोधित किया गया। इसे दल बदल कानून विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। दल बदल कानून विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है राजभाषा को सम्मिलित किया गया है, और टोटल संविधान की राजभाषा की बात की जाए तो टोटल 22 भाषाएं अभी वर्तमान में हैं। और आपसे यही पूछ लिया जाए जो मूलतः कितने विषय थी, तो मूलतः जो है 14 विषय को शामिल किया गया था। चलिए अब जानते हैं अनुसूचियों
का संक्षिप्त विवरण और उससे संबंधित जो भी विषय हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची की बात हम लोग ऊपर में ही डिस्कस कर रहे हैं लिए हैं, जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं से रिलेटेड विषय जो है वो प्रथम अनुसूची में रखी गई है। चलिए दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो दूसरी अनुसूची में जो है वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सारे विषयों को जो है द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रखी गई है। चलिए अब तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है शपथ और प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है संघ मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। चलिए अब चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन किया गया है। मतलब राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड जो भी पहलू हैं उसे चौथी अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब पाँचवीं अनुसूची की बात करते हैं। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। वहीं छठी अनुसूची की बात की जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो ऐसे कौन 4 राज्य हैं जहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को के रिलेटेड जितने भी विषय हैं उसको सम्मिलित किया गया है। संघ सूची की बात की जाए जो केंद्र के अधीन जितने भी विषय हैं उसे संघ सूची के अंतर्गत रखी गई है। राज्य सूची में राज्य के अधीन जितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी हो वैसे विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करती थी, जो कि अब 100 विषय इसके अंतर्गत आती है। वहीं राज्य सूची में पहले 66 होती थी, जो कि अब राज्य सूची में 61 रह गई है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में टोटल 52 सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है। चलिए अब 8वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सम्मिलित की गई है। यहीं पे मूल्य संविधान 8वीं अनुसूची में मूलतः भाषाओं की जब चर्चा की जाएगी तो मूलतः कितनी भाषा थी, तो वहाँ पे आपका जवाब 14 होगी। जबकि अभी टोटल शामिल सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो अभी 22 टोटल सब्जेक्ट को शामिल कर ली गई है। 9वीं अनुसूची के बारे में अब जानते हैं। इसमें भूमि सुधार व जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 9वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, जो इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। चलिए अब 10वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। दल बदल, डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरताएँ से संबंधित उपबंध की गई है। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। अब चलिए 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित की गई है। पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को सम्मिलित की गई थी। वहीं 12वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ नगरपालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अगर नगरपालिका की शक्ति की उत्तरदायित्व और की बात करें तो उसे 12वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और 12वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन
92 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। भाषा से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जो है जोड़ लिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे हम इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है इंडिया डेट इज़ भारत के नाम से किया गया है, मतलब इसका है भारत अर्थात इंडिया। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है, जिसमें भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ एक अन्य भाग की बात करें तो राष्ट्रपति को सम्मिलित किया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये आप लोग भली भांति पढ़े हैं, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होती है। शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका। चलिए आगे देखते हैं भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो भारत और ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली के बीच अंतर का मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो न्यायिक समीक्षा होगी। चलिए आगे देखते हैं भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होती है। तो भारत का संविधान परिसंघीय जो है क्योंकि यहाँ पे जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण से संबंधित है। परिसंघीय मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का वितरण किया गया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता और भारतीय संविधान के मूल्य क्या निर्धारित करते हैं। इसके अंतर्गत अंकित स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, भ्रातृत्व और समानता, ये सारी चीज़ जो है भारतीय संविधान के मूल्य को निर्धारित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था। तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेविल ऑस्टिन के द्वारा कही गई थी। ग्रेविल ऑस्टिन के द्वारा यह स्टेटमेंट कही गई थी। वहीं भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है आर्टिकल नंबर 32 को जो है संविधान की आत्मा कही गई है। वहीं आपसे सिंपली ये पूछ ली जाए जो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो वो उद्देशिका होगी। वही उसमें ये जोड़ दिया जाए जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसको कहा गया है तो आर्टिकल नंबर 32, जिसमें संवैधानिक संशोधन का व्याख्यान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियों को मूलतः सम्मिलित किया गया है। यहाँ मूल संविधान की बात की गई है तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ को सम्मिलित किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में अनुसूचियाँ की बात करें तो टोटल अनुसूचियाँ 12 हो चुकी हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जन गण मन गाया गया था। चलिए राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय की बात करें तो 52 सेकेंड रखी गई है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर पैराडाइज भी कहा जाता है। लॉयर्स पैराडाइज इसकी जटिलता के कारण कहा जाता है। बात जटिलता की हुई है तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर जान लें, जो विश्व भर में अगर सबसे लंबी लिखित संविधान की बात की जाएगी तो वो हमारा भारत का संविधान होगा। वहीं विश्व की सबसे पहली संविधान की या सबसे पुरानी संविधान की जब बात की जाएगी तो वो यूएसए की संविधान होगी। चलिए एक स्टेटमेंट देखते हैं। SR बॉम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा
भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक का मतलब क्या होता है? जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक वैकल्प बैलेंस के रूप में वितरण हो। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करती है। ये केसी व्हीलर द्वारा कही गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वृहद होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान होना ही इसके वृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और असंतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसके है? तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई थी। वहीं भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसके द्वारा कही गई थी? तो केसी व्हीलर के द्वारा कही गई थी। केसी व्हीलर के द्वारा एक और आपने ऊपर देखा एक और स्टेटमेंट दी गई थी जो भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करती है। वहीं इसके द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया था, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो हमारे प्रिय जनता होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे होते हैं तो संविधान भी बुरा हो जाता है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके साथ 6 अन्य सदस्य भी जो हैं जुड़े हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं आर्टिकल नंबर 32 को भी जो है भारतीय संविधान की आत्मा कह के पुकारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में संघात्मक के तंग ढांचों में नहीं डाला गया है। यह भी स्टेटमेंट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही दी गई थी, जो संविधान को जो है संघात्मक के तंग ढांचों में नहीं डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग करने का सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। यह स्टेटमेंट न जाने कितने सारे एग्जामों में पूछ ली गई है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने का आइडिया किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कह के पुकारा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ की बात करें तो वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री शिक्षाविद हैं, ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजीज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की भी बात कही थी। एडल्ट फ्रेंचाइजीज को स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कही थी। चलिए कुछ बिंदु को जान लेते हैं जो कि आप भली भांति परिचित होंगे इन बिंदुओं से। जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो उसमें टोटल तीलियां जो हैं 24 होती है, जो कि काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो ये था मेरा वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसी लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अन्य दोस्तों को भी, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।
हैव ए नाइस डे।